हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न कराने वाला हूं जो आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो मैं कंफर्म आप लोगों को बता रहा हूं कि जितने भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूं ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप लोगों ने इन प्रश्नों को स्किप करके गए तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम बेकार हो सकता है। तो इसलिए इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ कर जाना, इस प्रश्नों को अच्छे से आप लोग याद कर लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये प्रश्न आप लोगों के कंफर्म आपके पेपर में आएंगे, इसलिए इसके आंसर आप लोगों को याद होना ज़रा ज़रूरी है। कुछ इम्पोर्टेंट डायग्राम वगैरह भी होंगे, वो भी बताऊंगा। कुछ फुल फॉर्म वगैरह भी होंगी, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन सी आएंगी। ठीक है, चलिए। तो कोई भी यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, या मान लो कोई अदर बोर्ड से हो और बायोलॉजी वाला पोर्शन है तो इस वाले प्रश्नों को आप अच्छे से रिवाइज जरूर कर लेना। शुक्र जनन प्रक्रिया को दर्शाने वाली मानव शुक्रजन नलिका की खड़ी काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो सिर्फ आप लोगों को डायग्राम बनाना है और इस डायग्राम बनाओगे, इनके नाम लिखोगे तो आप लोगों को इसके 2 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, जनन में अक्षमता क्या है। तो देखो, मैं सिर्फ आज प्रश्न लेकर आया हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि एक्सप्लेनेशन करना चाहिए तो मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। ठीक है, तो जनन में अक्षमता का मतलब होता है कि ऐसे माता पिता जो बच्चे को जन्म नहीं दे पाते हैं उन्हीं को कहा जाता है अक्षमता। ठीक है, तो उनको हमें क्या कराना है, बच्चे पैदा करवाने हैं। तो ZIFT, IVF, AI या ICSI, बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है, उन टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, अवशेषी अंग की परिभाषा लिखिए। तो हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे अवशेषी अंग। जैसे हम बोलेंगे कि मनुष्य में कर्ण पल्लव की पेशियां होती हैं। तो कर्ण पल्लव की जो पेशियां होती हैं हमारे कान में होती हैं, इनका अब हमारा कोई योगदान नहीं है। या हम बोलें अक्ल दाढ़, नाम सुना होगा, अक्ल दाढ़। तो अक्ल दाढ़ जो है ये भी अवशेषी है। हमारी बड़ी आंत में एक भाग और होता है, इसे हम बोलते हैं कृमि रूप परिशेषिका। तो कृमि रूप परिशेषिका जो होती है ये भी हमारे शरीर में अवशेषी अंग की तरह काम करता है। तो उदाहरण बता दिए। आगे है, ये वाला प्रश्न जो है बहुत अल्टीमेट प्रश्न है, अगला जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिएगा। पीले बीज वाले लंबे पौधे, तो इसके लिए क्या दे रखा है, कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, का संकरण हरे बीज वाले लंबे पौधे कैपिटल T स्मॉल स्मॉल y से करने पर निम्न में से फिनोटाइप संतति की किस अनुपात में आशा की जा सकती है। लंबे हरे और बौने हरे। ठीक है, तो इसका अनुपात पूछा है तो बताते हैं। तो देखो, पहले ये जो दे रखा है इसको हमने अलग अलग कर लिया। पहले मैं इसका युग्मक बनाऊंगा। युग्मक क्या बनेंगे, कैपिटल T कैपिटल Y, पहला हो गया। ठीक है, फिर कैपिटल T स्मॉल y, ये दूसरा हो गया। फिर स्मॉल t कैपिटल Y, ये तीसरा हो गया। और फिर ये स्मॉल t स्मॉल y, ये चौथा हो गया। 4 बन गए। ठीक है, 4 बन गए ना। तो जब मैं बॉक्स बनाऊंगा ना, ऐसे बॉक्स बनाऊंगा मैं। ठीक है, ऐसा बॉक्स बनाऊंगा तो तुम्हें क्या काम करना है, ऐसे 8 बॉक्स बनेंगे। तो ये चारों, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इनके सामने यहाँ पर रखने हैं एक एक, ये जो पूरे बॉक्स हैं इनको यहाँ पर रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल y, तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, कैपिटल T स्मॉल y, पहला ये बन जाएगा, दूसरा स्मॉल t स्मॉल y, दूसरा ये बन जाएगा। तो जैसे ये बनाएंगे तो अभी हमने आपके सामने ऐसा बॉक्स बनाया था ना, तो इसमें आपने 8 बॉक्स बनाए। तो कैपिटल T स्मॉल y ये तो यहाँ रख देना ऊपर की साइड में, स्मॉल t स्मॉल y ये यहाँ रख देना। ठीक है, और 4 जो थे 1 2 3 4 जो पहले बनाए थे उन्हें यहाँ रख देना। ऐसे रखने के बाद में आपस में क्रॉस कराकर ये बॉक्स जो हैं इन बॉक्सों को आप भर देना। जैसे आप बॉक्स भर देंगे तो आप देखेंगे लास्ट में कि 6 लंबे पौधे होंगे, 2 बौने पौधे होंगे। तो इनका काटेंगे हम अनुपात में, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो आंसर आएगा हमारा 3:1। 3 लंबे पौधे होंगे और 1 बौना पौधा होगा। ठीक है ना। आगे प्रश्न में देखते हैं,
जैव उर्वरक क्या है? तो जैव उर्वरक एक विशेष प्रकार के जीव होते हैं जो भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आप लोग पेपर में लिख कर आओगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। किन्हीं 2 जीवाणुओं के नाम लिखिए। तो देखो, एक नाम आता है नाइट्रोबैक्टर, ये जीवाणु है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, और एक और है, आपने नाम सुना होगा राइजोबियम, जो मटर कुल में मिलता है, राइजोबियम, ये भी जीवाणु होता है। तो राइजोबियम जीवाणु और नाइट्रोबैक्टर जीवाणु, ये 2 जीवाणु जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, आधे आधे नंबर में आपके बैक्टीरिया के नाम हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने दिखाया गया है ये सहजीवता क्या है। तो सहजीवता मतलब ए और बी, मतलब 2 जीव हैं, ए जीव बी जीव को फ़ायदा पहुंचाता है और बी जीव ए जीव को फ़ायदा पहुंचाता है। तो इस संबंध में दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है, तो उसी को सहजीवता कहा जाता है। जैसे लाइकेन होता है, क्या होता है? लाइकेन। तो लाइकेन किससे मिलकर बना होता है? एक तो उसमें होता है कवक और एक होता है शैवाल। तो शैवाल और कवक का आपस में जो मिलन है वो आपस में मिलन करके लाइकेन बन जाता है, जो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएंगे। परजीवता क्या है? हमारे पास ए जीव है और बी जीव है। ए जीव को बी जीव से मान लो फ़ायदा हुआ और बी जीव को ए जीव से क्या हुआ? नुकसान हुआ। मतलब एक जीव को तो नुकसान हो रहा है और एक जीव को फ़ायदा हो रहा है, तो इसे बोलेंगे परजीवता। ठीक है, जैसे हमको मच्छर खाता है, मतलब मच्छर हमारा खून पीता है, तो मच्छर ने खून पिया तो मच्छर को तो फ़ायदा हो गया, लेकिन हमको नुकसान होगा, तो ये परजीवता का उदाहरण है। एक और है, जैसे कि मान लो तुमने सुना होगा हाथी पाँव, एक बीमारी होती है हाथी पाँव। तो हाथी पाँव में जो बूचेरिया ब्रैंकोफ्टी है वो शरीर में घुस जाता है, तो बूचेरिया ब्रैंकोफ्टी तो शरीर में वृद्धि करते तो उनको फ़ायदा है, लेकिन हमको नुकसान होगा। आपको बताएं पेचिस जो होती है एंटमीबा स्टुलेटिका से होती है, तो इसमें जो एंटमीबा स्टुलेटिका परजीवी है उसको फ़ायदा होता है, हमको नुकसान होता है। अमरवेल को तो फ़ायदा होता है, लेकिन जिस पौधे पर डालते हैं उसको नुकसान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोडोन तथा एंटीकोडोन में अंतर स्पष्ट करो। तो ये आपको आपके नोटबुक में देखने को मिल जाएगा, तो इसे आप याद कर सकते हैं। अच्छा, ये प्रश्न अनिषेक जनन से क्या तात्पर्य है? जब भी आप प्रश्न को पढ़ें तो आप प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे वो कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पर है अनिषेक जनन। तो देखो, जब किसी शब्द के आगे आ लग जाता है तो उसका अर्थ जो होता है वो अपोजिट निकल कर आता है। ठीक है, तो जब बिना निषेचन के, किसके? जब बिना निषेचन के जीव का निर्माण हो जाता है तो उसे बोलते हैं अनिषेक जनन। जैसे नर मधुमक्खी, किस में देखने को मिलेगा? ये नर मधुमक्खी में देखने को मिलेगा। ठीक है, और किस में देखने को मिलेगा? तो आपको बताना है टर्की पक्षी आता है, टर्की पक्षी में देखने को मिलेगा। कुछ छिपकलियाँ आती हैं उनमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव के महत्व को स्पष्ट करो। तो यहाँ पर जो काम आते हैं, 2 चीज़ काम आती हैं यहाँ पर। एक तो काम आता है जीवाणु। ठीक है, जीवाणु क्या करता है? कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनको विघटित करने का काम करता है, जिससे वहाँ पर CO2 ज़्यादा बनती है। जब CO2 बनती है तो उस CO2 का इस्तेमाल जो होते हैं वो पेड़ मतलब शैवाल कर लेते हैं। तो इसमें शैवाल और जीवाणु दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि वायुमल उपचार में जो पानी है उसको हम शुद्धिकरण कर सकें। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है आपके सामने, पुनर्योगस DNA तकनीक से आप क्या समझते हैं? ऐसी तकनीक जिसमें 2 DNA को मिलाकर एक नया DNA बनाया जाता है, तो उसे बोलेंगे पुनर्योगस DNA। पुनर्योगस DNA को ही इंग्लिश में हम रिकॉम्बिनेंट DNA बोल देते हैं। इसके कृषि में उपयोग का वर्णन कीजिए। तो देखो, इस तकनीक के द्वारा हमने बीटी फसल बनाई। बीटी फसल मतलब ऐसी फसल जो कीटों से रक्षा करती है अपनी। ठीक है, बीटी कपास, बीटी बैगन, बीटी तम्बाकू, बीटी और भी बहुत सारी हैं। हमने इसका इस्तेमाल गोल्डन राइस में किया। किस में किया?
गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस मतलब गोल्डन धान जो है इन्हें बनाया, जिसमें गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए की मात्रा जो है वो ज़्यादा थी। हमने ऐसे पौधे बनाए जो कीटों से रक्षा करते थे, ऐसे पौधे बनाए जो जीवाणु और वायरस से अपने आप को बचाते थे। तो कृषि में उपयोग का वर्णन बता देंगे। सहभोजिता, सहभोजिता को परिभाषित करो, इसका एक उदाहरण दो। तो आपको बताते हैं इसका बेस्ट एग्जाम्पल पता है क्या है? जैसे कि आम है, ठीक है, आम की शाखा है, आम की शाखा पर आर्किड का पौधा उग रहा है। किसका पौधा? आर्किड का पौधा उग रहा है। इसमें आम को तो ना कोई फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है, लेकिन आर्किड का जो पौधा होता है इसको होता है फ़ायदा। तो ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को फ़ायदा जबकि दूसरे जीव को ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है, उसे बोलते हैं सहभोजिता। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। आर्किड का जो पौधा है इसकी जड़ें जो होती हैं वो वायुमंडल में जो नमी होती है, आर्द्रता होती है, उसको ये अवशोषित करने का काम कर लेती है। लेकिन आर्किड का पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उगता ज़रूर है लेकिन आम से कुछ भी लेता नहीं है। तो आम और आर्किड के पौधे का जो संबंध है उसे हम सहभोजिता का संबंध बोलेंगे। ठीक है, अगला, वाहित मल से आप क्या समझते हैं? वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है? तो वाहित मल को हम सीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीवेज। जैसे कि आप बोल सकते हो कि जो नगर हैं, शहर वगैरह है, तो वहाँ के जो लोग रहते हैं वो अपने शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ मलमूत्र के रूप में निकालते हैं। किसके रूप में? मलमूत्र के रूप में निकालते हैं। या हमारे घर से जो जल बाहर निकलता है उसमें मलमूत्र की मात्रा ज़्यादा होती है, उसी को हम सीवेज बोल देते हैं। तो वाहित मल हमारे लिए नुकसानदायक क्यों है? क्योंकि इस मलमूत्र में रोगाणु ज़्यादा होते हैं, रोगजनकीय जीवाणु ज़्यादा होते हैं, और जो जीवाणु होंगे वो हमको बीमार करने का काम करेंगे। इसीलिए हमको साफ़ सफाई रखनी पड़ती है। ठीक है, जब फ्रेश होकर लौट कर आते हैं तो हाथ धोना पड़ता है, नहीं तो इनसे पेट में पेचिस, टाइफाइड वगैरह या पेट में कीड़े वगैरह पड़ना, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। और जो वाहित मल होता है इसमें कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होता है, तो जीवाणु जो होते हैं वो उनको ऑक्सीजन कम मात्रा मिल पाती है, तो वो पूरे अपघटित नहीं कर पाते, जिसके कारण वाहित मल वातावरण को जो करता है प्रदूषित करने का काम कर देता है। ठीक है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए द्विकुंडली डीएनए मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको क्या करना है? चित्र बनाना है, तो बना देना चित्र, क्या दिक्कत है? चित्र पेपर में पूछे जाते हैं, ऐसे आप बनाएंगे, है ना। तो जो हमारे पास डीएनए होता है, शायद आप लोगों को पता होगा, मुझे लग रहा है, डीएनए जो होता है, डीएनए में अंदर A डबल बॉन्ड T, ठीक है, और C ट्रिपल बॉन्ड G, ठीक है, ऊपर 20 एंगस्ट्रॉम होता है, बीच में 34 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ में आपको बता दें डीएनए का ये हो गया, दो नाइट्रोजन क्षारकों के बीच की दूरी जो होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, समझ में बात आ गई? नहीं, और ऊपर इस डीएनए का व्यास कितना होगा? 20 एंगस्ट्रॉम होगा, ये भी आप ध्यान रखना। जब हम कुंडली बनाते हैं तो ये दोहरी कुंडली ऐसे बनाते हैं ना, कुंडली बनाते हैं तो अंदर की साइड में S और P लगे होते हैं। S का मतलब यहाँ पर शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा, P का मतलब यहाँ पर फॉस्फेट समूह है। फॉस्फेट समूह के कारण ही डीएनए जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो डीएनए का चित्र जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो आप डीएनए के चित्र की प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट और है, एक प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो प्रतिरक्षी जो अणु है इसका चित्र भी पूछा जाता है। ठीक है, प्रतिरक्षी अणु का चित्र भी पूछा जाता है, तो आप प्रतिरक्षी अणु का चित्र बना देना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। बना दोगे? नहीं बना दोगे? बन जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके बना देना। ठीक है, एक मिनट। प्रतिरक्षी, ये जो प्रतिरक्षी है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, तो ये इसकी आप डायग्राम की प्रैक्टिस करके जरूर जाना। तो पेपर में आ गई अंग्रेजी के किस अक्षर जो ऐसा होता है, तो बोलेंगे अंग्रेजी के Y अक्षर ऐसा होता है। इसके अंदर आपको बता दें कुछ बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलते हैं। ये प्रतिरक्षी अणु जो होता है ये भी ध्यान रखना, इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। कितनी? 4।
चलो, प्रतिरक्षण अणु की स्ट्रक्चर की आप प्रैक्टिस करके आना, मैंने रफ एंड टफ बना दिया है। देखो फिर से आ गया पेपर में, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडली मॉडल का नामांकित चित्र। तो जब आपको पता है कि ये बार बार पूछा जा रहा है तो आपको इसको याद करना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में किन किन गैसों का उपयोग किया था? तो एक तो CH4 गैसों का इस्तेमाल किया, और एक NH3 अमोनिया का इस्तेमाल किया, और हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया था। जल जो था वो H2O जल वाष्प के रूप में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खड़ी फसल क्या है? तो खड़ी फसल क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। खड़ी फसल क्या है? तो फसलों के अंदर जो अभी फसल कटी नहीं है, ठीक है, वही खड़ी फसल है। निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर के नाम लिखो। ये उत्पादक है, ये शाकाहारी है, ये मनुष्य है सर्वाहारी। तो ये प्राथमिक पोषण स्तर है, ये द्वितीयक और ये तृतीयक है। आगे, मानव कपि में दो समानताएं दो असमानताएं बताओ। दो समानता और दो असमानता बतानी है आपको। चलो देखते हैं समानता और असमानता क्या है। देखो पहले समानता, हमारे समानता मतलब दोनों में सेम जो होगी। कब मानव का जो वक्ष भाग है वो चौड़ा होगा, कपि का भी चौड़ा होगा। मानव में ये भी पति पत्नी के रूप में रहते हैं, कपि भी पति पत्नी के रूप में रहते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, मानव जो होता है आप बोलेंगे इसमें पूंछ नहीं होती, तो बोलेंगे कपि के अंदर भी पूंछ नहीं होती है। ठीक है, बोलेंगे असमानता मतलब अंतर क्या है? तो मानव जो होता है, मानव का मुंह सीधा होता है, इसका मुंह आगे की तरफ निकला हुआ होता है। और ये मानव जो होता है ये चारों पैरों पर चलते हैं। कितने पैरों पे? नहीं, मानव दो पैर पर चलता है, और जो कपि है वो चार पैर पर चलता है। मानव स्थल पर रहता है, कहाँ रहेगा? स्थल पर। और जो कपि है वो रहेगा वृक्ष पर। कहाँ रहेगा? वृक्ष पर। ठीक है, आगे देखें। अच्छा प्रश्न है, अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के नाम बताओ। सिर्फ नाम बताने हैं। एक हार्मोन होगा LH, इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलेंगे। एक होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, दो हार्मोन पूछे, दोनों को बता दिया। अब आपसे पूछा परजीविता। परजीविता में दो जीव होते हैं, एक जीव को फ़ायदा होता है, दूसरे जीव को नुकसान होता है, तो ये तो हो गया परजीविता। सहोपकारिता में दो जीव होते हैं, दोनों जीवों को क्या होता है? एक दूसरे से फ़ायदा होता है, तो उसे सहोपकारिता बोलेंगे। ठीक है, जैव प्रबलीकरण ये आपके पेपर में से हट गया तो इसे हटा देना। मादा युग्मकोद्भिद के विकास का केवल चित्र बनाना है आपको। क्या बनाना है? चित्र। चलो चित्र बना लो। तो ये हमारे पास एक गुरु बीजाणु है। इस गुरु बीजाणु में क्या होगा? एक समसूत्री विभाजन होगा, दो केंद्रक बन जाएंगे। दूसरा समसूत्री विभाजन होगा तो चार हमारे पास क्या बन जाएंगे? चार केंद्रक बन जाएंगे। तीसरा समसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पर ऊपर की तरफ चार केंद्रक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? चार केंद्रक। ऊपर तीन प्रतिमुख कोशिकाएं, दो नीचे सहायक कोशिकाएं, ये अंड कोशिका, और बीच में द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, तो इस तरीके से मादा युग्मकोद्भिद में या भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं होती हैं, 8 केंद्रक होते हैं। ठीक है, परिवार नियोजन राष्ट्र के हित में है, औचित्य समझाइए। तो परिवार नियोजन जो है मतलब नसबंदी करवाना, कंडोम का इस्तेमाल करवाना, गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करवाना, ये भारत के मतलब राष्ट्र के हित में है। क्योंकि हमारे भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, विश्व में पहले नंबर पर पहुंच गई है, इसलिए हमें जनसंख्या को कंट्रोल करना पड़ेगा। जनसंख्या कंट्रोल कैसे करेंगे? नसबंदी के द्वारा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है तप्त स्थल। तप्त स्थल को हम हॉटस्पॉट बोलते हैं। तो तप्त स्थल हॉटस्पॉट ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ के जीवों की जैव विविधता ज़्यादा है, उच्च स्थानिकता जहाँ पर पाई जाती है, जहाँ की जीव जंतुओं की क्षति भी लगातार हो रही है और वहाँ पर वह प्रजातियाँ कम होती हैं, तो वो वो हॉटस्पॉट कहलाता है। और हमारे इंडिया में 3-4 हॉटस्पॉट क्षेत्र भी मौजूद हैं। डार्विन के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो डार्विन ने अपने सिद्धांत एक पुस्तक लिखी थी, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसमें बताया था कि जाति की उत्पत्ति कैसे हुई है। फिर उनके कुछ सिद्धांत थे कि जीव जातियाँ बहुत ज़्यादा संख्या में संतान उत्पन्न पैदा करती हैं,
जीवन संघर्ष के बारे में उन्होंने बताया था, योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में उन्होंने बताया था, ठीक है, नई जातियों की उत्पत्ति कैसे होती है ये बताया था, विभिन्नता क्या होती है ये बताया था, तो काफ़ी चीज़ बताई थी उन्होंने। प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षारों में अंतर बताइए। तो प्यूरिन जो होती है, प्यूरिन 2 प्रकार की होती हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन 3 प्रकार की, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, ठीक है। चलो, ये नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। वंशागत तथा संक्रामक रोग में अंतर और एक एक वाक्य में लिखो। तो वंशागत बीमारी ऐसा रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाता है, उसे वंशागत रोग बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल तो बोलेंगे वर्णांधता, ठीक है। संक्रामक रोग ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोगाणु के माध्यम से पहुंचती है, तो उसे संक्रामक रोग बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो बीमारी होती है ये वंशागत नहीं होती, ठीक है, जबकि ये वाली वंशागत होती है। संक्रामक रोग में टाइफाइड है, मलेरिया है, जितने भी जीवाणु, कवक, मलेरिया, फलेरिया जो है ये सब आ जाएंगे। नेक्स्ट, उत्परिवर्तन को परिभाषित करो, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हमारा अनुवांशिक पदार्थ जो है न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो जब न्यूक्लियोप्रोटीन में कुछ बदलाव आ जाता है तो जीन में बदलाव आ जाता है, जीन में बदलाव आ जाएगा तो भैया उत्परिवर्तन हो जाएगा। अचानक जो परिवर्तन होते हैं, इसकी खोज किसने की थी? तो बोलेंगे ह्यूगो डी ब्रिज ने। किसने की? ह्यूगो डी ब्रिज ने इसकी खोज की थी। आगे, गर्भ निरोधक क्षमता बढ़ाने में पुरुषों द्वारा अपनाए गए रोध विधियों का संक्षेप में वर्णन करो। तो रोध विधियाँ जो हैं आपको बता दें, इसमें कॉन्डोम का प्रयोग किया जाता है। जैसे लैंगिक संबंध बनाने से पहले कॉन्डोम का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि शुक्राणु मादा के शरीर में प्रवेश ना कर सकें, जिससे कि महिला जो है वो प्रेग्नेंट ना हो। आगे, एक संकरण प्रयोग के द्वारा विसंयोजन नियम की व्याख्या करो, ठीक है। विसंयोजन नियम में आपको बताएं, एक लंबा पौधा, एक बौना पौधा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, दोनों का हमने मिला दिया, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये हो हमारे क्या हो गया? F1 पीढ़ी हो गई, ठीक है ना। अब F1 पीढ़ी का जब स्वयं परागण कराएंगे तो 4 पौधे निकल कर आते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये शुद्ध लंबा पौधा, ये संकर लंबे पौधे, ये शुद्ध बौना पौधा। तो इसका जीनोटाइप 1:2:1 आता है और फिनोटाइप 3 लंबे पौधे होते हैं, 1 बौना पौधा होता है, ठीक है। तो इस नियम से ये पता चलता है कि F1 पीढ़ी में जो जीन हैं, मतलब जो गुणसूत्र हैं, वो आपस में मिश्रण नहीं हुए थे। जो F2 पीढ़ी है उसमें वो अपने क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। तो इसको हम विसंयोजन का नियम भी कह देते हैं। तुल्य रूपता क्या है? उदाहरण दो। तुल्य रूपता क्या है? उदाहरण दो। तुल्य रूपता को हम बोलते हैं समरूपता। क्या बोलेंगे? समरूपता बोलेंगे। समरूपता में ऐसे अंग जिनकी मूल उत्पत्ति और रचना असमान, कैसी? असमान मतलब अलग अलग, लेकिन कार्य जो होता है, काम करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? समान। कार्य समान होता है, उसे बोलते हैं समरूपता। और समरूपता को ही तुल्यता कहा जाता है। जैसे पक्षी के पंख जो होते हैं ये भी उड़ने का काम करते हैं, ठीक है, और तितली के जो पंख होते हैं वो भी उड़ने का काम करते हैं। तो दोनों के पंख उड़ने का काम करते हैं, तो ये कार्य समान हो गया, लेकिन दोनों के पंखों की स्ट्रक्चर अलग अलग होगी। इसी को हम तुल्य रूपता बोल सकते हैं। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर कीजिए, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो सक्रिय प्रतिरक्षा ऐसी प्रतिरक्षा होती है जो हमारे शरीर के द्वारा रोगाणु से लड़ने के लिए की जाती है, तो वो सक्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा वो होती है जब बने बनाए एंटीबॉडी को इंजेक्शन द्वारा जब बॉडी के शरीर के अंदर डाला जाता है और वो एंटीबॉडी रोगाणु को रोकने का काम करती हैं, तो उसे बोलेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ये जीवन भर कार्य करती है, ये कम समय के लिए काम करती है, इसका शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसका शरीर पर साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। सक्रिय प्रतिरक्षा में चेचक के प्रति प्रतिरक्षा आ जाएगा, और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में तो जो एंटीबॉडीज़ हैं, टेटनेस वगैरह है, वो आ जाएगा। मानव जीनोम परियोजना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पढ़ के जरूर जाना इसे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है,
IVF और GIFT आपको बता दें, बायोलॉजी फुल फॉर्म बाय A1 सर, यूट्यूब पर आप सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पर कंप्लीट पूरी बायोलॉजी की जितनी भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हैं वो सब वहाँ बताई गई हैं। तो यहाँ पर है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और GIFT का मतलब गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ठीक है। असंग जनन, तो असंग जनन एस्ट्रेसिया और घासों में बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की जो प्रक्रिया है वो पैदा कर ली है, जिसके कारण असंग जनन कहलाता है। विंकलर ने इसकी खोज की थी। इनके जो गुणसूत्र आपस में जब नहीं मिल पाते, युग्मक आपस में नहीं मिल पाते हैं, युग्मक आपस में नहीं मिल पाते तो इनके अंदर कोई ज़्यादा खास बदलाव नहीं होता है, और इनके अंदर जो लाभदायक गुण होते हैं वो लंबे समय तक इनके अंदर पाए जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम के अंदर कितने गुणसूत्र होंगे तो बोलेंगे 45। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे तो बोलेंगे 47। इसमें एक गुणसूत्र की कमी होती है और इसमें एक गुणसूत्र बड़ा होता है। और मानव के अंदर गुणसूत्र की संख्या होती है वो होती है 46 या फिर 23 जोड़ी, जिसमें कि 44 प्लस XX होगा तो लड़की, 44 प्लस XY होगा तो लड़का, ठीक है, ऐसा होता है। एल्कोहल दुरुपयोग के क्या प्रभाव हैं? अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल पीता है तो वो हिंसक हो जाता है, बब्बरता करता है, उसका लिवर ख़राब हो जाता है, उसकी तंत्र ख़राब हो जाते हैं, शरीर में बदलाव आ जाता है, वृषण का आकार छोटा हो जाता है, शरीर पर मतलब चेहरे पर मुहासे निकल आते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको नुकसान करती हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट से क्या आशय है तो पेपर में रेड डाटा बुक और हॉटस्पॉट लास्ट वाले चैप्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हॉटस्पॉट को पढ़कर जरूर जाना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है उपयुक्त उदाहरण के साथ सहोपकारिता की व्याख्या करो। तो लाइकेन जो होता है वो सहोपकारिता का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। इसमें दो जीव होते हैं, दोनों जीव एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, वही सहोपकारिता है। उन सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिसमें साइक्लोस्पोरिन ए, तो साइक्लोस्पोरिन ए दवा होती है जो प्रतिरक्षा निषेधात्मक का कार्य करती है, और एक स्टेटिन दवा होती है जो रक्त कोलेस्ट्रॉल को लघुकरण कारक मतलब कम करने का काम करती है। तो साइक्लोस्पोरिन ए जो होगी वो किससे मिलेगी तो आप बोलेंगे मोनास्कस पर ट्राइकोडर्मा पॉली, चलो मैं लिख देता हूँ, ऊपर लेके जाऊँ पहले से, पहले कौन सी लिखूँ, पहले लिखता हूँ ये आएगी ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये बनेगी उससे, और स्टेटिन जो है ये बनेगी मोनास्कस परप्यूरियस, तो मोनास्कस परप्यूरियस से स्टेटिन मिलेगा और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन बनेगा। ये दोनों नाम याद करके जाना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाइए। तो चित्र कुछ भी नहीं है, ऐसा गोला सा बना देना, ठीक है, इस पर इस तरीके से जो DNA है वो लगा देना और यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर बना देना और इसके नाम वगैरह लिख देना, ठीक है। और इसका जो पूरा चित्र है वैसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आगे चलकर। प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र, तो प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र है तो आपके बायोलॉजी वाली गुट्टी में ये किताब में मिल जाएगा, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। वैसे मैं इम्पोर्टेंट कौन कौन से डायग्राम है उनकी प्रैक्टिस आपको करवाऊँगा। आगे मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाओ। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जो नियम है, 3 नियम है, तीनों नियम इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। वन्य जीव का संरक्षण क्यों आवश्यक है, मतलब वनों में रहने वाले जो जीवधारी होते हैं उनका हमें संरक्षण क्यों करना चाहिए ये बताना है, क्योंकि वनों से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं और मतलब पर्यावरण जो संतुलन तभी होगा जब जीव सभी जिंदा रहेंगे। सरकार द्वारा इनके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तो ये आपको बताना है, ऑलरेडी हमने आपको पढ़ाया है। पेचिस का क्या कारक है, तो कारक मतलब जिससे होती है तो बोलेंगे एंट अमीबा स्टोलेटिका से होगी। लक्षण पेट में
आम सी बन जाती है, पेट में ऐंठन होती है, पेट में दर्द होता है, कभी कभी खून के थक्के मल के साथ आ जाते हैं। बचाव के 2 उपाय बताओ। तो आपको स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए और संदूषित भोजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अपनी जो भी चीज़ आप खाएं उसकी स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान दें। वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए मॉडल का संरचना का वर्णन करो। तो देखो फिर से आ गया वाटसन और क्रिक का मॉडल। तो डीएनए के मॉडल को आप ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। आगे प्रतिजैविक क्या है। तो प्रतिजैविक ऐसा रसायन है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होता है और अन्य सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है, वही हमारी एंटीबायोटिक है। 2 कवक प्रजातियों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग एंटीबायोटिक में किया जाता है। तो एक तो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन है, ठीक है, एंटीबायोटिक है, चालक की गोली बोलते हैं। और एक है म्यूकर रेमोनियास करके है, रेमोनियास, ये म्यूकर रेमोनियास से मिलता है ये, ठीक है। तो 2 कवक प्रजाति हैं, बायोलॉजी घुट्टी में मैंने पढ़ा चुका हूँ इससे मैं। आगे नेक्स्ट है समयुग्मजी एलील जोड़े से आप क्या समझते हैं। तो जब दोनों जोड़े समान होते हैं तो उसे बोलेंगे समयुग्मजी एलील बोलेंगे। जैसे शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध बौना पौधा, तो इसके दोनों जीन समान है, इसके दोनों जीन समान है, ठीक है। महिला में एक पूर्ण विकसित ग्राफिन फॉलिकल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, वर्णन की आवश्यकता नहीं है। तो आपको क्या काम करना है, एक गोला सा बनाना है, उसके चारों तरफ कोशिकाएँ, छोटी छोटी कोशिका डाल देनी है, बीच में एक अंडाणु सा डाल देना है, बस इनके नाम बड़ा कर देना, ठीक है। तो आपको ग्राफिन पटका का चित्र बनाना है। क्राइप्रोटीन क्या है। क्राइप्रोटीन एक विशेष प्रकार का जीव विष है जो कीटों को मारने का काम करता है, और ये पैदा करने वाले जो जीव का नाम क्या है, तो बोलेंगे आपको बता दें बीटी मतलब बैसिलस थ्यूरिनजिएसिस जीवाणु होता है, उस जीवाणु से बनता है ये। बायोरिएक्टर पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो बायोरिएक्टर को पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट आगे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, युग्मनज क्या होता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर जो संरचना निषेचन के बाद बनाते हैं उसी को युग्मनज बोलते हैं, जागरूक कहते हैं। और गुणसूत्रों में संख्या कितनी होगी, तो इसमें 46 होगी, ठीक है। सहभोजिता से आप क्या समझते हैं, ऐसा संबंध जिसमें एक जाति को तो फ़ायदा होता है, दूसरी जाति को न फ़ायदा होता है न नुकसान होता है, उस संबंध को सहभोजिता कहा जाता है। जैसे कि व्हेल मछली जो होती है बहुत बड़ी मछली होती है, ठीक है, और इसके पास में एक होता है वार्निकल जीव, मतलब कि जीव होता है, एक मछली होती है। तो वार्निकल जो जीव छोटी सी है ना, इसको तो फ़ायदा होता है इस व्हेल से, लेकिन व्हेल को इस वार्निकल से ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। आगे मानव शुक्राणु का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाओ। तो आपको बता दें शुक्राणु का जो चित्र है ये, इसकी आप प्रैक्टिस करके जल जाना। ये जो डायग्राम है शुक्राणु का, ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं इसमें बना रहा हूँ, ठीक है, आप लोग सुंदर सा बनाना, कोई क्या बनाना, सुंदर सा। ऊपर शीर्ष भाग, मध्य भाग, पूंछ भाग, मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। मेंडल के प्रभाविता का नियम का वर्णन करो। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के 3 नियम थे, तीनों नियमों को याद करके जाना। और देखो ये वाला जो क्वेश्चन है हॉटस्पॉट वाला बार बार पूछा जा रहा है, तो आप हॉटस्पॉट को अच्छे तरीके से याद करके जाना। मेंडल ने जिन लक्षणों का वंशागति में अध्ययन किया उनमें से 4 के नाम बताओ। तो कुछ नाम, जैसे कि लंबापन, बौनापन, ये किया था, ठीक है। गोल, झुर्रीदार, ये किया था। पीले बीज, हरे बीज, ये किया था, ठीक है। और एक और बताना है, तो ठीक है, इसे बताएं। फली का फूला होना और फली सिकुड़ी हुई होना। ये डाउन सिंड्रोम को मंगोलिया जड़ता क्यों कहते हैं, क्योंकि डाउन सिंड्रोम लैंगडन डाउन वैज्ञानिक ने खोजी थी, और ये बीमारी जो है 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी होती है। 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, जिसके कारण कुल गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो 47 हो जाती है। इनका जो चेहरा होता है मंगोलों जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको मंगोलिया जड़ता हम बोल देते हैं। किस कीस्टोन प्रजाति के निष्कासन मात्र से रेगिस्तान हरे भरे चारागाह में बदला जा सकता है, तो हम बोलेंगे एक है कंगारू चूहे।
कौन से चूहे? कंगारू चूहे, क्योंकि इन चूहों को अगर हम बाहर निकाल देते हैं ना तो हमारा जो रेगिस्तान है वो हरे भरे चारागाह में बदला जा सकता है। तो ये कंगारू चूहे जो होते हैं बीजों को खा जाते हैं, इसलिए। आगे, ट्रांसजेनिक जीव की परिभाषा लिखिए, 2 उदाहरण दो। तो ऐसा जीव जिसके डीएनए या आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव किया जा चुका है उसी को ट्रांसजेनिक जंतु या आनुवांशिक रूपांतरित जीव बोल देते हैं। हमने आनुवांशिक रूपांतरित चूहे सबसे ज़्यादा बनाए हैं। हमने गाय भी बना चुके हैं, हम मछली भी बना चुके हैं, ठीक है। उसके साथ साथ में और भी बहुत सारी चीज़ हम बना चुके हैं। और हाँ, भेड़ भी बनाए हैं, डॉली, ये भी पता होगा। आगे नेक्स्ट है, और मुझे लगता है कि शायद ये लास्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, देखो, रेड डाटा बुक पर टिप्पणी करो तो बताना कौन सी संस्था, मतलब IUCN संस्था जो होती है रेड डाटा बुक मतलब प्रकाशित करती है। इसमें संकटग्रस्त जीवधारी, विलुप्त जीवधारियों का आंकड़ा मिल जाता है, जैसे कि जो विलुप्त की कगार पर हैं, जैसे कि शेर वगैरह, बाघ वगैरह, कस्तूरी मृग वगैरह, चिंकारा वगैरह। मलेरिया रोग कैसे फैलता है? तो ये आप हमारे वीडियो में कमेंट करिए कि मलेरिया किस चीज़ से फैलता है, ये आपको बताना, कमेंट करो अभी। रोकथाम के उपाय क्या हैं, ये भी आप लोगों को बताने हैं। पेय पदार्थ मतलब एल्कोहल को बनाने के लिए, डबल रोटी को बनाने के लिए किस सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल किया जाता है, इसको भी आप लोग अभी हमारे लिए क्या करेंगे, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पर कमेंट करेंगे भी, ठीक है। पुनर्युगज डीएनए की क्या उपयोगिता है? पुनर्युगज डीएनए के माध्यम से पुनर्युगज प्रोटीन बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी करो। ऐसा बीटी कपास जो होता है ऐसा पौधा होता है जिसके मतलब कि जीन में बदलाव किया जा चुका है, जिसके डीएनए बदलाव किया जा चुका है, वही हमारा बीटी कपास है। तो आपने देखा इस तरीके से हमने क्या काम किए, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर किए हैं, मैंने समझाए भी हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आए भी होंगे। मैं बस आप सब लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखना। मैंने इससे पहले MCQ की वीडियो डाल चुका हूँ, प्लस वेरी शॉर्ट 1-1 नंबर वाली जो वीडियो है वो डाल चुका हूँ। अब ये शॉर्ट वीडियो है जो 2-2 नंबर के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, अगर आप कमेंट में येस लिखते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हों, तो मैं आप लोगों के लिए 3-3 नंबर वाले बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी वीडियो ले आऊँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में येस अभी लिख दीजिए। और कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसी इंटरेस्ट वीडियो देखने के लिए आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ वीडियो का बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हमारी 7:30 बजे शाम को वीडियो जब आए तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।